कोरोना के बाद से दुनिया की राजनीति में बहुत बदलाव नज़र आ रहे हैं और बड़े स्तर पर ये बदलाव हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसने पूरी दुनिया का सीन बदल दिया है। वहीं भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर इस वक्त जो कई सारी चर्चाएं हैं वो सियासी गठजोड़ के लिए हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जो विपक्षी एकता है वो किस तरह से होगी, कौन कौन उसमें एक जगह जमा होंगे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। इस तरह के सवाल नेशनल मीडिया पर रोज़ाना उठते हैं। सारा नैरेटिव इस वक्त जो है वो पिछले एक हफ्ते से वो कर्नाटक चुनाव के इर्द गिर्द है। वहीं एक और बहुत जो अहम चीज़ है वो है सतपाल मलिक। सतपाल मलिक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अलीगढ़ से सांसद भी रहे। हम लोगों के वक्त में वो चुनाव लड़े थे, छोटे थे हम लोग, तब देखा था उनको चुनाव लड़ते हुए अलीगढ़ से, और फिर वो बाद में सांसद हुए अलीगढ़ के और केंद्र में मंत्री भी रहे वीपी सिंह की सरकार में। फिर वो 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा जो हमला हुआ था, सैनिकों की जान गई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा सैनिक भारत के उसमें मारे गए थे, उसको लेकर के जो खुलासे पिछले दिनों किए हैं उससे राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में होने जा रही हैं। पुलवामा का जो इंसिडेंट है वो 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस वक्त ये कांड हुआ था पुलवामा का, उस वक्त हमने 30 जंग में एक सीरीज चलाई थी और वो 10 पार्ट में हमने उसको छापा था, पुलवामा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 10 तक। और उसमें बड़ी रिपोर्टिंग की थी, 5-5 हज़ार शब्दों से ज़्यादा एक रिपोर्ट में थे। वो हम दोबारा से फिर किसी वक्त फिर पब्लिश करेंगे ताकि लोगों को जो हमने 2019 में कहा था वो उसको देखें हमने क्या कहा था। फिलहाल एक बहुत अहम जो बयान है वो शरद पवार, जो भारत के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एनसीपी के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे और भारत की राजनीति में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। शरद पवार साहब ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है और कि कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम हैं उनके कारण आम चुनाव यानी 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव स्थगित होने की संभावना है। आज का जो वीडियो है हमारा वो सिर्फ इसी लाइन पर है कि क्या 2024 के चुनाव स्थगित होंगे या 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा ही नहीं। यहाँ पर हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे इस हमारी रिपोर्ट के बाद, और ये वीडियो 2019 का है, मार्च 2019 में, और ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पहले वो समाजवादी पार्टी से भी सांसद रह चुके हैं, साक्षी महाराज, उनका वीडियो है। और उस वीडियो में साक्षी महाराज ने उस वक्त कहा था 2019 में, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये वीडियो हम अभी जैसा बताया रिपोर्ट के आखिर में हम दिखाएंगे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि 2024 में चुनाव नहीं होगा। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा सबको मिलकर के, और ये आखिरी मौका है। अगर इस बार चुनाव बीजेपी हार जाती है तो फिर बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी और ये चुनाव हमको हर हाल में जीतना है, और फिर इस चुनाव को जीतने के बाद 2024 में चुनाव नहीं होंगे। तो आज हमारा जो ये रिपोर्टिंग है, ये वीडियो है, वो 2 चीज़ों पर है। एक तो कर्नाटक के चुनावों के परिणाम के बाद जो जैसा शरद पवार साहब ने कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो है वो स्थगित होने की संभावना है, और दूसरा ये कि क्या 2024 के में चुनाव ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुलवामा का जो इंसिडेंट है 2019 में हुआ था ये, और उसमें उस वक्त भारत के सीआरपीएफ के जवान 40 से ज़्यादा उस वक्त मौके पर मारे गए थे। वो एक इंसिडेंट बहुत ख़तरनाक थी, बहुत बड़ी थी, और उस वारदात के होने के फ़ौरन बाद जो मीडिया है, भारत का मीडिया है, वो मीडिया एकदम से एक पूरा उन्होंने बहुत रौद्र रूप
इख्तियार कर लिया था और वो पूरी तरह एकदम उस वक्त की जो रिपोर्टिंग थी वो बहुत ही ख़तरनाक रिपोर्टिंग थी। और पूर्व जो सेना के लोग थे, कई लोग उसमें जनरल बख्शी हैं और भी हैं, वो लोग इस तरह से वहाँ पर मीडिया में बैठ कर के बात कर रहे थे जैसे अभी स्टूडियो ही में जंग ये शुरू करा देंगे। मीडिया के जो एंकर लोग थे वो सेना के वर्दी पहन करके वहाँ आने लगे थे, कैप वगैरह लगा करके, और ऐसा लगता था जैसे वो स्टूडियो है वो कोई वॉर रूम हो और वहीं से अब जंग का आदेश दिया जाएगा, जंग ये पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाएगी। हमने पुलवामा की पड़ताल सतपाल मलिक साहब ने जो अभी कहा है, उनकी वीडियो भी हम इस रिपोर्ट के बाद दिखाएंगे। सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जो पुलवामा का हमला हुआ था उसके बारे में उन्होंने कई सारे खुलासे कर दिए हैं। और एक रिपोर्ट हम आपको पढ़ के बता दें। रिपोर्ट इस तरह से कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा हमले के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शव पर लड़े गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस घटना की जांच हुई तो तत्कालीन गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। तत्कालीन गृहमंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने दावा किया कि घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले के बारे में सूचित किया था, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सतपाल मलिक ने अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, लोकसभा चुनाव 2019 हमारे सैनिकों के शव पर लड़े गए थे और कोई जांच नहीं की गई थी। अगर जांच की जाती तो तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारियों को जेल होती और एक बड़ा विवाद होता। मलिक जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दों के बारे में बोलते रहे और लद्दाख के बारे में भी उन्होंने बयान दिया था। ये इंसिडेंट 24 फरवरी को हुआ था, पुलवामा का जो हमला था। और पुलवामा हमले के लिए फ़ौरन ही जो भारतीय मीडिया है उसने और भारत की सरकार दोनों ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था कि पाकिस्तान ने सब कुछ करवाया। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि पाकिस्तान का उसमें हाथ था। मगर जो अब हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने 2019 में पुलवामा की पड़ताल में की थी और उसको छापा था, जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, कश्मीर हो, अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है या श्रीलंका, उसमें आत्मघाती हमला सिर्फ 2 जो आतंकवादी ग्रुप हैं, LTTE और दाइश, जिसको ISIS कहा जाता है, इतिहास में सिर्फ इन 2 संगठनों ने किए हैं। या यहूदी संगठन है कुछ जो आतंकवादी हमले वो दाइश मतलब सुसाइड बॉम्बर की हैसियत से काम करते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। कश्मीर में 1947 के बाद से ही भारत सरकार और कश्मीर के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच एक मामला जो है वो तनाव का बना रहता है और वहाँ पर आतंकवाद रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, सब जानते हैं। कभी कश्मीर के किसी भी ग्रुप ने खुद को हमला नहीं किया है, सुसाइड बॉम्बिंग नहीं की है। वो थाने पे हथगोला फेंक करके भाग जाते हैं, लॉन्चर से हथगोले दाग देते हैं, आमने सामने आकर के गन फायर करते हैं, एम्बुश करते हैं। ये इस तरह की इंसिडेंट कश्मीर में हुई। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की लड़ाई रही अमेरिका से 20 साल। तालिबान का कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो उन्होंने आत्मघाती हमला किया हो। दूसरा एक आतंकवादी ग्रुप अलकायदा है, जिसके हेड या मुखिया या चीफ हुआ करते थे ओसामा बिन लादेन। उनके संगठन ने भी कभी आत्मघाती हमला नहीं किया था। बात आती है जो पुलवामा में हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, वो आत्मघाती हमला था। तो ये हमला किया किसने था? जैसा हमने बताया, LTTE और ISIS, ये 2 संगठन ऐसे हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग करते थे या करते हैं। ISIS अभी है, LTTE नहीं है।
तो दुनिया में जहाँ भी कहीं सुसाइड बॉम्बिंग होती है तो वो ये दाइश के लोग तो करते हैं। अब जब कश्मीर में, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो उसमें जांच एजेंसियाँ ये देखती हैं कि लूट की वारदात है तो लुटेरे कौन कौन हो सकते हैं, ये हत्या हुई है तो हत्यारे कौन कौन हो सकते हैं, ये किडनैपिंग हुई है तो किडनैपिंग करने वाले कौन है। तो एक नेचर ऑफ क्राइम होता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ जो हुआ था वो सुसाइड अटैक था। तो सुसाइड बॉम्बिंग कौन करता है इस वक्त में? वो करता है दाइश। अब ये हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर में पुलवामा में हुआ था वो दाइश का ने किया था, और साथ में हम कहते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया था ब्लैक वाटर्स ने। ये हमने पुलवामा की पड़ताल में जो 10 एपिसोड पब्लिश किए थे 2019 में, उसमें निष्कर्ष निकाला था। अब जो नए सीन क्रिएट हो रहे हैं भारत के अंदर पॉलिटिकल, क्योंकि उसमें जांच उस वक्त नहीं हुई थी और बाद में भी नहीं हुई, और क्या जांच हुई है किसी को नहीं मालूम। मीडिया ने बता दिया कि साहब पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान का रोल बिल्कुल रहा उसमें, उन्होंने फैसिलिटेट किया होगा जो उसमें जो ब्लास्ट में मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उसके लिए उन्होंने लोगों को अरेंज कराने में कोशिश की होगी। लेकिन जो ब्लास्ट किया था, सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई है, सुसाइड जो अटैक हुआ है, वो अटैक दाइश करता है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब सतपाल मलिक साहब ने जो खुलासे किए हैं, इसके बाद पुलवामा देश के अंदर एक बड़ा इशू है, बन चुका है। भारत सरकार ने कभी भी पिछले 9 साल के अंदर कोई भी मामला उनकी सरकार से जुड़ा हुआ रहा, उनके किसी सांसद से जुड़ा हुआ रहा, उनके किसी नेता से जुड़ा हुआ रहा, तो उसकी जांच कभी नहीं की। स्वयं जो तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, जो आज रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, और शायद इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है ब्रजभूषण सिंह का, क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। वहाँ कोई बलात्कार कर दे या कोई आतंकवादी की वारदात हो जाए या किसानों की हत्या हो जाए, किसानों की ने जो आंदोलन हुआ था उस वक्त 700 लोग उसमें शहीद हुए थे किसान, कुछ भी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड कोई भी लीडर होगा, चाहे वो करप्शन का मामला हो या किसी और तरह के दुराचार के मामले हो, तो उसमें न तो जांच होगी और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ना उनसे इस्तीफे वगैरह लिए जाएंगे। ये इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो देश के हित में नहीं है। अब जैसा कि कर्नाटक के नतीजे आए और शरद पवार साहब ने कल एक बयान ये दिया है कि कर्नाटक के परिणामों के कारण आम चुनाव स्थगित होने की संभावना है। साक्षी महाराज 2019 में बोले थे 2024 में कोई चुनाव नहीं होगा, 2019 में आखिरी बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद फिर कोई चुनाव नहीं होंगे। तो अब 2024 में क्या होगा? क्या चुनाव स्थगित होंगे? क्या उसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे? जो नई संसद बन रही है वो संसद चाइनीज़ टाइप की संसद होगी, रशियन टाइप की संसद होगी, ईरानियन टाइप की संसद होगी, जहाँ डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप की फॉर्म में होगी, और जहाँ पर अलग तरह का जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं वो रहेंगी। संविधान नहीं रहेगा, नया संविधान होगा। क्योंकि शरद पवार साहब अगर कोई बात कहते हैं मायने रखती है, सतपाल मलिक साहब कोई बात कहते हैं मायने रखती है। हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहते साक्षी महाराज के बयान को, लेकिन शरद पवार साहब के बयान के बाद उस बयान को अहमियत देनी होगी। पवार साहब बोले चुनाव स्थगित होने की संभावना है। अब ये स्थगित क्यों हो सकते हैं? कर्नाटक में चुनाव हुए, बीजेपी बुरी तरह हारी है। अब अक्टूबर में 4 राज्यों में फिर से चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है और तेलंगाना है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में जो संभावना है, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी, कर सकती है, और वहाँ मुकाबला अच्छा होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्वीप करेगी, जो सीन अभी बना हुआ है उसके मुताबिक। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, वहाँ कांग्रेस आसानी के साथ वापस आएगी। झारखंड में कांग्रेस और
जो JMM है उनकी सरकार बन जाएगी। तेलंगाना में दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला रहेगा, BRS और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर मेन विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जिसके हेड हैं, चीफ हैं, लीडर हैं, उसका भी है। तो BRS और ओवैसी साहब ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर। कांग्रेस शायद अकेला चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर इन दोनों ही पार्टियों का आमना सामना होगा। तो वहाँ पर 50-50 हम मान के चलते हैं कि BRS भी जीत सकती है और कांग्रेस भी चुनाव जीत सकती है। अब इन चुनाव नतीजों में 3 राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह जीत जाती है या 4 में जीत जाती है। एक में BRS को मान लेते हैं, वो सरकार बना लेती है और BJP के हाथ में से कोई राज्य नहीं लगता है। तो जो इंटेलिजेंस के इनपुट पहुंचेंगे, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट पहुंचेंगी और जो सोशल सर्वे कराए जाते हैं एजेंसियों के ज़रिए, उनकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी। तो वो रिपोर्ट तो अच्छी नहीं होगी और वो पुलवामा भी होगा उस वक्त सामने, महंगाई भी होगी, ब्रजभूषण के ख़िलाफ़ जो बैठे हुए हैं किसान पहलवान वो भी होंगे, किसानों का मुद्दा भी होगा, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है सेकंड पार्ट वो शुरू होने वाली है, जैसा मान के चलें जुलाई और अगस्त में, उसका भी होगा। क्योंकि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने बड़ी विक्ट्री हासिल की है उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा असर है, ये सभी लीडर मान रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे विपक्ष को साथ लाने में। जो अभी अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, मोदी साहब की सरकार लेकर के आई है, आम आदमी पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से जो उनको राहत मिली थी पोस्टिंग और के मामले में, अपॉइंटमेंट के मामले में, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट मोदी सरकार एक अध्यादेश ले आई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों आमने सामने आने की स्थिति में बने हुए हैं। इस सूरत में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को इस इशू पर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। तो जो इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी जो नए समीकरण बनेंगे, जो नई विपक्षी एकता होगी, उसमें आम आदमी पार्टी नीतीश कुमार साहब जो कोशिश कर रहे हैं उस गठबंधन में साथ रहेंगे। ममता बनर्जी भी साथ आने की संभावना है। कर्नाटक के तेलंगाना के चुनाव के बाद बहुत मुमकिन है BRS चंद्रशेखर भी साथ में हो जाए। महाराष्ट्र में शरद पवार और शिवसेना ये कांग्रेस के साथ रहेंगे ही, वहाँ उनका पहले से गठजोड़ है। तो जो चीज़ें हैं वो हिंदी बेल्ट है। हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश की अच्छी सीटें हैं, अब यहाँ पर जब पुलवामा का मसला पहुँचेगा जनता के बीच में और ये ब्रजभूषण का इशू पहुँचेगा और किसानों के जो 3 कानून का मामला था और जो उनको प्राइस देने का मामला था, ये सारे इशू पहुँचेंगे जनता के मामले में। तो BJP के पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो उन्होंने 9 साल में किया हो और जनता को जाकर के बता दें कि साहब हमने ये किया है। कर्नाटक के चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे, PFI पे पाबंदी लगाएंगे, इनको प्रतिबंधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर उसको बजरंगबली से जोड़ दिया। लोगों की समझ में फौरन आ गया कि बजरंगबली का कोई ताल्लुक नहीं है बजरंग दल से। तो उन्होंने वहाँ जो धार्मिक राजनीति का कार्ड खेलने की कोशिश प्रधानमंत्री महोदय ने की थी वो कर्नाटक की जनता ने रद्द कर दिया। आगे के चुनाव में भी कांग्रेस किसी भी सूरत में धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं अक्टूबर में, विपक्ष की तरफ से कोई भी पार्टी धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बिल्कुल फाइनल है। चुनाव जो होगा वो पुलवामा पे होगा, सोशल सिक्योरिटी पे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, महंगाई पे होगा और लद्दाख पे होगा कि चाइना भारत के अंदर घुस कर के बैठा हुआ है। लद्दाख की 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर उसका कब्जा है। उस पर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पेशकदमी नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। कोई भी प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अब मीडिया मैनेजमेंट कितना काम कर पाएगा वो सिर्फ ये दिखा सकता है कि भारत के बाहर गिनी में वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए।
ये पीआर जो एजेंसी बैठी रहती हैं, आपको बता दें कि भारत के अंदर सभी ने नाम सुना होगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उसी के जो संगठन है वो विदेशों में हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। और इस संगठन की जो हिंदू स्वयं सेवक संगठन है पूरे विश्व में हर देश में इनकी अपनी शाखाएं हैं, इनके अपने लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, आपके फ्रांस में, यूएस में, हर जगह पर इनके लोग मौजूद हैं। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी का कहीं जाना होता है तो देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े शो होते हैं वहाँ पर, जनता एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई वेलकम करने के लिए, और प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुँचे हुए हैं और वो सिक्योरिटी के भी बैरियर्स तोड़ करके उनसे हाथ मिला रहे होते हैं। तो वो आरएसएस के जो हिंदू स्वयं सेवक संघ है उसके बुलाए हुए लोग होते हैं। वो कोई आम जनता नहीं होती वो कि जा रहे हैं साहब प्रधानमंत्री आए हुए हैं हम जा रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए, नहीं वो नहीं होते। ये आरएसएस के जो हिंदू स्वयं सेवक संघ है वो बुलाता है। अब हिंदू स्वयं सेवक संघ के पास ये सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए एसेट्स कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है। तो जैसे भारत के अंदर कभी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया किसी को कि उनके जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम समागम वगैरह जो होते हैं कहाँ से आती है फंडिंग, उनके लिए पैसा कौन देता है। सरकारों ने भी नहीं पूछा और इत्तेफाक की बात है अदालतों ने भी नहीं पूछा उनसे कि एक गैर मान्यता प्राप्त संगठन जिसके पास कई करोड़ सदस्य हैं, जिसके सदस्यों के नाम आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हुए हैं, जिसके सदस्यों के मुखियाओं के नाम बहुत खतरनाक घटनाओं में आ चुके हैं, जिसके संगठन के लोग बम ब्लास्ट करने में उनके नाम आ चुके हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े आयोजन करने के लिए फंडिंग कौन करता है, पैसा कहाँ से आता है। कभी किसी ने इस बात पे कोई पड़ताल नहीं हुई है, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। पुलवामा की पड़ताल की तरह ही पड़ताल वो सब चलता रहा है। तो हिंदू स्वयं सेवक संघ जो विदेशों में है उनके पास बहुत बड़ी पूंजी रहती है और वो लॉबिंग का काम करते हैं बाहर विदेशों में बैठ करके। जैसे ट्रंप को चुनाव लड़ाना था तो हिंदू स्वयं सेवक संघ ने पूरा जी जान लगा दिया था और गुजरात में भी मोदी साहब ने उनका वेलकम किया और यहाँ पे भी शो हुए और मोदी साहब वहाँ भी गए थे। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब ये कोई मतलब इमेजिन कर सकता है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश के एक व्यक्ति के लिए जाकर के वोट मांगे। दिस इज द फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और वही वजह है कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से भारत को बहुत ज़्यादा जो अहमियत होना चाहिए वो नहीं मिली है। इन चीज़ों को चूँकि बड़े लेवल पर एक एक बात उनको पॉइंट की जाती है, उसको नोट की जाती है और वो सारी चीज़ें उस पर लोग रिसर्च करते हैं एक तरह से कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो अब ये जो बाहर बैठे हुए हैं हिंदू स्वयं सेवक संघ के लोग, इनकी बड़ी लॉबियाँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी हैं। ये सौदेबाजी कराते हैं, आर्म्स की डीलिंग कराते हैं, ये दूसरे मामले तय कराते हैं, उनको उनसे पैसा मिलता है। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें सीबी ने अभी तक कोई जो जांच का मामला है उसमें कोई अभी किसी तरह का कुछ नहीं आया और उसमें शायद आने की कोई संभावना भी नहीं है। तो हिंडनबर्ग का जो मामला है उसको तो ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए या भूल जाना चाहिए सभी को, उसमें कुछ नहीं होगा। राफेल डील का मामला था, अब राफेल की डील में यह नज़र आता है कि वहाँ घोटाला हुआ है, ये घपला हुआ है। तो अब ये पैसा मान के चलिए राफेल डील में लेन देन हुआ तो वो पैसा या तो भारत में आया, तो वो जो ऑफशोर कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनी हुई थी मॉरिशस में, जो इनके भाई हैं गौतम अडानी के, विनोद अडानी, उनके नाम पर बनी हुई थी। दूसरा भाई है राजकुमार अडानी, उसके नाम पर बनी हुई थी यूके वगैरह में, तो उनके मार्फत पैसा आया। या फिर वही पैसा यूके और कनाडा में और यूएस में संघ के लोगों को, वहाँ हिंदू स्वयं सेवक संघ के लोगों को वहाँ पेमेंट मिल गई। उस पैसे से ये लोग अपनी नेटवर्किंग पूरे विश्व में चलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं, वहाँ उनके भव्य स्वागत के कार्यक्रम के आपको दिखाई देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में बता दें कि 200 से ज़्यादा आरएसएस की शाखाएं मौजूद हैं और वहाँ पर उनको ये काम दिया गया कि कम से कम 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री के
जो शायद हैरिस स्टेडियम है उसमें कार्यक्रम होने वाला है, उसमें बुला करके लाना है सब लोगों को। अब वो ऑस्ट्रेलियंस भी लाए जाएंगे पकड़ पकड़ के उनको कि चलिए साहब, जैसे हमारे यहाँ रैलियाँ होती हैं, आदमी बैठा हुआ है अपने काम से, अरे भाई साहब चलो क्या है, आइए रैली है, तो वहाँ लोग पकड़ कर ले जाते हैं रैलियों में। इस तरह से वहाँ भी लाएंगे और वो फिर भारत की जो एजेंसियाँ हैं, PR एजेंसियाँ और मीडिया है, वो वहाँ दिखाएंगे कि देखें साहब विदेशों में प्रधानमंत्री का जलवा है और वहाँ उनकी हवा बनी हुई है, बड़ा मान सम्मान है। बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री का हमेशा इज्जत होनी चाहिए, कोई भी हो, व्यक्ति हो, और देश के नागरिकों की भी इज्जत होना चाहिए। अब नागरिकों की इज्जत ऐसी हो रही है कि जंतर मंतर पर देश की महिला एथलीट बैठी हैं, वो महिला एथलीट हैं जो विश्व में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कोई भी महिला अपने साथ छेड़छाड़ की घटना को भी अपने करीबियों में, अपने घर पे, परिवार पे, अपने दोस्तों में नहीं कहना चाहेगी कि मेरे साथ फलां व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। यहाँ महिलाएं बता रही हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ ही नहीं हुई है, बल्कि और भी बुरे काम हुए हैं और फलां व्यक्ति ने किए हैं, उसके खिलाफ FIR हुई है। ऐसे केस में FIR हुई है जिसमें विदिन 24 आवर उसकी अरेस्टिंग होना चाहिए, और अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ इन्हीं धाराओं में केस अगर हुआ होता तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल होनी थी। वो नहीं मिलता, उसके बाप को पुलिस पकड़ के ले जाती, बाप नहीं मिलता भाई को ले जाती, भाई नहीं मिलता उसके बच्चों को ले जाती, किसी न किसी को पकड़ के ले जाके और वो दबाव बना करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा चुका होता। तो देश में जो कानून है वो शायद बड़े लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए अलग तरीके का है। देश के जो सामान्य नागरिक हैं, क्योंकि अब ये जो एथलीट हैं तो वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन उनकी भी बेचारों की कोई अहमियत है, हैसियत नहीं है सरकार के लोगों के सामने या सरकार के सामने। वो बैठे हुए जंतर मंतर पर बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या किया है, और कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वहाँ झंडा फहरा दें तो उससे क्या मतलब? जंगल में मोर नाचा जैसे कहते हैं, किसने देखा? तो हमें क्या मतलब उससे? आप यहाँ ये लोगों के दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण को अब तक जेल में होना चाहिए था। पुलवामा के जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिशमेंट मिल जाना चाहिए था। अब तक सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। सत्यपाल मलिक कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का आज तक कोई आरोप नहीं है कहीं भी, इतने लंबे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में। वो सारी बातें बता रहे हैं। और सत्यपाल मलिक कोई छोटे आदमी है, कोई मामूली पॉलिटिशियन है। इस तरह का व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो वो ऑथेंटिक होती है, सच होती है, वो कोई लफाजी करने के वाले लोग नहीं है ये। अब पुलवामा में जो भी कुछ हुआ, सरकार को जांच करना थी, जांच के हिसाब से उस पर कार्रवाई होना थी। जो भी उसमें दोषी थे, कहाँ लैप्स हुए, सिक्योरिटी में लैप्स हुए, कैसे थी। अब जैसा हमने अपनी लेवल पर वाया जो चीज़ें थी वो हमने पुलवामा की पड़ताल में पब्लिश की थी, तो वो हमने जैसा बताया कि दाइश का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, दाइश कैसे हुआ उसमें शामिल। श्रीलंका में आतंकवादी हमले हुए थे, फौरन भारत की मीडिया ने उसको कश्मीर के आतंकवादियों से जोड़ दिया था। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट छापती है और बताती है, वो बहुत ही शर्मनाक एक मामला था। उन्होंने रिपोर्ट छापा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने और बताया कि भारत की एजेंसियों ने IB का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि दाइश के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के काबुल में, जलालाबाद में, कंधार में आतंकवादी हमले करवाए हैं। दाइश के साथ मिलकर के ईरान में, टर्की में और फ्रांस में हमले करवाए हैं, कनाडा में हमले करवाए हैं। और बताया कि श्रीलंका में जो हमले हुए थे वो भारत की IB ने मिलकर के दाइश के साथ करवाए थे। फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मुकदमा कायम करना था भारत सरकार को, क्यों नहीं किया? भारत का मीडिया तो बता रहा था कि ये कश्मीरी आतंकवादी हैं। वहाँ भी यही था कि वहाँ जो हुए थे हमले वो सुसाइड बॉम्बर थे, सुसाइड अटैक थे। अब सुसाइड अटैक ही पुलवामा अटैक था। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती हैं, AX + BY + CZ = दिस, इस तरह से जब जांचें होती हैं तो उसमें निष्कर्ष निकलते हैं, पता चलता है कि मामला क्या है।
जब जांच हुई श्रीलंका के मामले की तो पता चला कि वहाँ पर घटना जो अंजाम दी गई थी वो आत्मघाती हमलावर थे, और ये आत्मघाती हमले कौन करता है? वो करता है दाइश। बाद में श्रीलंका की तरफ से वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसमें लिटरेचर गूगल करिए आप, पता चल जाएगा सब कुछ। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, क्या लिखा था उन्होंने। तो ये चीज़ें कोई छिपी छिपाई थोड़ी हैं। अब ये एथलीट बैठे हुए हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। 2024 के चुनाव होंगे नहीं होंगे उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा शरद पवार साहब की हमने बयान बताया आपको, तो 2024 में चुनाव न होने की वजह बन सकती है आने वाले 5 राज्यों के चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नीलवटा सन्नाटा जाती है तो मुमकिन है कि चुनाव न हो 2024 में। अब फिर होगा क्या? संसद को भंग कर दिया जाएगा बिफोर टाइम, और राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी जाएगी राष्ट्रपति शासन लगाने की। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने फिर बढ़ा दिए जाएंगे, और फिर इस पीरियड में कुछ नया जो समीकरण है वो बन जाएंगे। नई संसद बनने जा रही है। जो साधु लोग हैं वो बता चुके हैं कि हमारा नया संविधान तैयार है, तो मुमकिन है नई संसद में नई व्यवस्था देश के लिए मिल जाए और चुनाव ना हो। चाइना और रशिया और ईरान और टर्की और फ्रांस के जैसी डेमोक्रेसी भारत में देखने को मिले। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। नेता मोदी सारे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, और अब सारे देश में चर्चा हो रही है मोदी है तो देश है। तो ये अब जो चुनाव होगा वो पार्टी का चुनाव नहीं होगा, वो साक्षी महाराज का किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं होगा। अब जो चुनाव होने वाला है वो देश का चुनाव होने वाला है। पहले बार देश में जागृति आई है, हिंदू जग गया है, लोग जग गए हैं, और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद, मैं सन्यासी हूं, मन में जो आता कह देता हूं, अनुभव करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव है, और ये चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। हम लोग पूरी सत्ता से, ईमानदारी से, केवल उन्नाव ही नहीं, जिस मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। अब देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे, और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और मैं घूमता हूँ गांव-गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। 1 महीने से हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई हैं, और उनकी मांगें जायज हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज ये तय किया है सब उन लोगों ने कि आज वो कैंडल मार्च निकालेंगी और इंडिया गेट तक जाएंगी। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि बड़ी से बड़ी तादाद में उसमें हिस्सेदारी करें। मैं भी खुद उसमें पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं, और आपको तकलीफ जरूर है, लेकिन आप इतिहास रच रही हैं, और लोग याद रखेंगे कि कुछ बेटियों ने कुश्ती के फील्ड में भ्रष्टाचार को खत्म किया था। बहुत
मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरे लायक कोई भी बात आधी रात भी आप आवाज लगाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल मैं सीकर में था, तब बजरंग जी का फोन आया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंचते ही आपके बीच में आऊंगा, और आज मैं आपके बीच में हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव है, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे, चूंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। मैं देखता हूँ ये किसान यूनियन के सब लड़ाकू लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कुछ महीने पहले, जब ये आ गए तो कोई सवाल ही नहीं है आप कामयाब ना हो। और मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता है, ना भाषण करने की जगह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ, ठीक है सर। किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह का सवाल जब आप उठाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है।